हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। पहले पार्ट के जो एक एक नंबर के लघुत्रात्मक क्वेश्चन थे, मुझे जो लगा कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं आ सकता है, उन प्रश्नों के उत्तर क्रमांक लगा करके ना, उत्तर 5, उत्तर 8, उत्तर 12, उत्तर 20 लगा करके कल वाला जो वीडियो सेंड किया हुआ था ना, लघुत्रात्मक क्वेश्चन वाला, जो पिक्चर डाली हुई थी, प्रश्नों की पिक्चर डाली हुई थी, उसी के अंदर जो है वो आज मैंने 3 फोटो डाली है और उसमें उत्तर लिखे हुए प्रश्नों के, वो आप देख लेना पहले तो एक बार। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जैसे कि कालिदास के द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम लिखिए, ये एक प्रश्न, मान लो कि एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको वहां मिल जाएगा गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में, जहाँ पर सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उसका एक टॉपिक है कवि और साहित्यकार। कवियों के अंदर आपने नाम लिखा है कालिदास और उसके 2 नाटक लिखे हुए हैं, तो उस प्रश्न को आपको मुख्य कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मुख्य कॉपी के अंदर कौन सा प्रश्न करोगे, जैसे कि मैंने आपको ये बोल दिया कि कनिष्क के शासक काल में स्थापित 2 चित्र शैलियों या चित्रकला शैलियों के नाम लिखो, इसका उत्तर गांधार और मथुरा है। ये जो है उस प्रश्न के अंदर कहीं नहीं किया हुआ है, तो ये प्रश्न आपको मुख्य कॉपी के अंदर करना है। मेरे कहने का मतलब है, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को मुख्य कॉपी में करना है, और जो प्रश्न आपको आ रहा है या जो प्रश्न बड़े प्रश्नों के अंदर आगे है पहले से, ठीक है, उसको आपको मुख्य कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रश्न आप एक एक नंबर के दूसरी वाली कॉपी में कर रहे हो, उनके उत्तर आपको आने चाहिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, उसका उत्तर पूछ सकते हो, ठीक है। आगे आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा अध्याय। पहला अध्याय खत्म हो चुका है। इस दूसरे अध्याय को करने के लिए आप मुख्य कॉपी में, क्लियर है, आप मुख्य कॉपी में 4 पन्ने छोड़ोगे बीच में, 1 2 3 4 पन्ने, तो पेज कितने हो गए, 4 दूनी 8 पन्ने हो गए, ठीक है। 4 पेज आप पूरी तरीके से खाली छोड़ोगे। खाली इसलिए छोड़ोगे कि अभी इसमें से बहुत सारे प्रश्न छोटे मोटे ऐसे हैं जो रह गए। कल को हमारे पास टाइम रहेगा और टाइम मिलेगा तो हम उन प्रश्नों को डिस्कस करके और उन खाली पन्नों के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मैं पुनः कह रहा हूँ, 4 पन्ने खाली छोड़ने हैं, ठीक है। और कम से कम 2 पन्ने आप दूसरी वाले जो प्रश्न लिख रहे हो एक एक नंबर के, उसके अंदर खाली छोड़ने हैं। मुख्य कॉपी में 4 पन्ने खाली छोड़ने हैं और दूसरी वाली प्रश्नों वाली कॉपी के अंदर 2 पन्ने खाली छोड़ने हैं। उसके बाद आप अध्याय 2 लगाओगे और आप ये काम करोगे, क्लियर है। इस पार्ट में भी आपके 2 प्रश्न आएंगे, एक 1 नंबर का है और एक 4 नंबर का है, तो ये पार्ट भी आपके 5 नंबर का है। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट पहला था उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट का नाम है संघर्षकालीन भारत, 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। संघर्षकालीन नाम से पता चलता है इस काल के अंदर बहुत सारी विदेशी जो ताकतें थी, आक्रमणकारी थे, ठीक है, तुर्क थे, मुगल थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय राजाओं ने इनके साथ में संघर्ष किया। कुछ राजाओं ने संघर्ष किया और कुछ राजाओं ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली और उनका सहयोग किया। तो 2 प्रकार के शासक हम पढ़ेंगे, एक वो जिन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली या इन सल्तनत काल के मुगलों का सहयोग किया, दूसरे वो शासक जिन्होंने इनका विरोध किया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सहयोग करने वालों में, गुलामी स्वीकार करने वालों में मैं आपको नाम दूं, एक सवाई जय सिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह, भारमल, ठीक है, ये राजा था जिन्होंने सहयोग कर दिया। प्रतिकार है, विरोध किन्होंने किया, महाराणा प्रताप का नाम ले लो, ठीक है, नागौर के अमर सिंह राठौड़ का नाम ले लो, ठीक है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान का नाम ले लो, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा का नाम ले लो। इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इन्होंने विरोध किया था। ये 2 प्रकार के शासक है। हम शुरुआत करते हैं इसकी। शुरुआत ये है कि भारत के अंदर जो है वो अरब आक्रमणकारियों का पहली बार आक्रमण, भारत में पहली बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पहली बार 636 ईस्वी में, 636 ईस्वी के अंदर जो है महाराष्ट्र में एक जगह ठाणे नाम की,
महाराष्ट्र में एक जगह ठाणे, ठीक है, वहां पर आक्रमण किया था अरबियों ने। अरब आक्रमणकारियों ने पहली बार 636 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। ठीक है, समुद्री आक्रमण था ये। ठीक है, समुद्र के माध्यम से अरब सागर से होते हुए वो आए थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण भारतीयों ने असफल कर दिया 636 में। इसके बाद लगभग साल भर 100 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, लगभग 90-100 साल हो गए। दूसरा आक्रमण हुआ, ये पहला आक्रमण है। दूसरा आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में। ठीक है, तारीख इसकी है 20 जून, क्लियर, 20 जून 712 ईस्वी में। ठीक है, 20 जून 712 ईस्वी में एक और अरब आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसने भारत पर आक्रमण किया था। इस समय इसने आक्रमण किया था, वो था भारत का एक प्रांत जिसका नाम था सिंध। क्या नाम है? सिंध। अरबियों के जो आक्रमण है, ये ध्यान में रखना, तुर्कों के जो आक्रमण है वो भारत की इस ये जो सीमा है, उत्तर पश्चिम सीमा है, इस सीमा से आक्रमण होते थे ज्यादा। इस बात का ध्यान रखना। रेतीली जमीन है, सूखा है, खाली पड़ी है, इस क्षेत्र से ज्यादा आक्रमण हुए थे, ये ध्यान रखना, इस सीमा से। तो इधर अपना एक प्रांत है, ये ध्यान में रखना, जिसका नाम है सिंध प्रांत। अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है सिंध प्रांत। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां पर आक्रमण होता। सिंध का राजा था दाहिर। क्या नाम है राजा का? दाहिर सेन। राजा का नाम क्या है? दाहिर सेन। तो 712 ईस्वी में, ये ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच में, राजा दाहिर के बीच में आक्रमण हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था। ठीक है, हाथियों पर युद्ध हो रहा था। ऐसी कंडीशन के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का एक तीर जो है वो दाहिर सेन के सीने में लगा और वही वो घायल होकर के गिर पड़ा था। कहानी बहुत लंबी है, ये बाद की बात है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंध में हुआ था। इस बात का ध्यान में रखना। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम की हुई थी। ठीक है, उसके बाद में एक और अरब आक्रमणकारी था, मोहम्मद गजनवी। हमने गुजर प्रतिहार पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, राज्यपाल यशपाल। ठीक है, उस समय आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। याद है कि नहीं है? ये ध्यान में रखना। मोहम्मद गजनवी के बाद के अंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था मोहम्मद गोरी। 9वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इतिहास में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के अंदर जो है लगभग 17 बार युद्ध हुए थे, जिसमें 16 बार मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। 17वां युद्ध अर्थात तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन जो है वो पड़ता है क्षेत्र हरियाणा के अंदर, वर्तमान के अंदर। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर जो है वो मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था ये। 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध और 1192 के अंदर हुआ था दूसरा युद्ध। ठीक है, इस दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोहम्मद गोरी जो है वो उसने भारत के सभी क्षेत्रों पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। इस समय मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो है वो भारत पर अधिकार किसका था? पृथ्वीराज चौहान का था। किसका था? पृथ्वीराज चौहान का था। ठीक है, अजमेर के अंदर एक दरगाह बनी हुई ना, क्या नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये ख्वाजा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ध्यान में रखना, ये भी मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आया था। आपसे एक प्रश्न पूछ ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किस शासक के समय भारत आया था, या उस समय भारत पर किस शासक का अधिकार था? तो पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था, ये ध्यान रखना। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अधिकार था। क्लियर नहीं? ये ध्यान में रखना। मोहम्मद गोरी ने भारत को जीतने के बाद कुछ सालों तक तो वो यहाँ रहा और उसके बाद वो वापस जो है अपने क्षेत्र गजनी, मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? गजनी का रहने वाला था, तो गजनी चला गया और भारत पर जो है उसने अपने गुलाम को छोड़ दिया कि इस भारत पर शासन करो। ठीक है, गुलाम का नाम क्या था? गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है गुलाम का? कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है। इस बात का ध्यान में रखना। समझ आ गई बात?
1192 से लेकर के और 1206 तक, ठीक है, 8 से 14, इन सालों के अंदर तो मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर खूब यात्राएं की, घूमा, भारत को लूटा, लेकिन यहाँ से लूटपाट करने के बाद वो वापस गजनी चला गया और भारत पर शासन करने के लिए अपने एक गुलाम को छोड़ दिया। गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने भारत पर जो है वो राज किया। और ये चूंकि ये गुलाम है, इसलिए इसने कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना। कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की। ठीक है, अब मैं आगे आपको बता दूं यहाँ पर कि 1206 से लेकर के, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, 1206 से लेकर के 1526 तक भारत के अंदर जो है वो अलग अलग 5 प्रकार के वंशों ने राज किया था। इस काल को कहते हैं सल्तनत काल। इस काल को क्या कहते हैं? सल्तनत काल। इसको सल्तनत काल क्यों कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको सल्तनत काल इसलिए कहते हैं कि ये जो अरब देश हैं, ठीक है, खाड़ी देश जो है, एक तरीके से अरब देश है, इन अरब देश के मुखिया को बोलते हैं खलीफा। जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलीफा। देखो यहाँ पर नाम लिखा है, बोला ना मैंने, 636 में खाने पर जो आक्रमण हुआ था वो किया था उमर खलीफा ने। व्यक्ति का नाम क्या है? उमर। सबसे बड़ा पद है ये, अधिकारी इसलिए इसे क्या कहेंगे? खलीफा कहेंगे। तो अरब देशों में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं खलीफा। और इस खलीफा के द्वारा जो शासित क्षेत्र है, शासित क्षेत्र जहां पर ये राज करता है, शासन करता है, खलीफा के द्वारा जो शासित क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं सल्तनत। क्या बोलते हैं? सल्तनत। ध्यान रखना, चूंकि भारत पर 1206 से लेकर के 1526 तक इस सल्तनत के उन अरब जो शासक है उन्होंने राज किया है, या उनके द्वारा छोड़े व्यक्तियों ने राज किया है, सल्तनत के शासकों ने, इसलिए ये काल कहलाता है सल्तनत काल। ठीक है, ये समय 1206 से लेकर के 1526 तक का, ये टोटल समय होता है 320 वर्षों का। सल्तनत काल का कुल समय कितना है? 320 वर्षों तक शासन किया है। समय क्या है? प्रश्न ये है कि सल्तनत काल का समय बताइए। 1206 से लेकर 1526 बराबर 320 वर्षों तक। सल्तनत काल के शासकों ने कुल कितने समय तक राज किया था, शासन किया था? 320 वर्षों तक। ठीक है, इन 320 वर्षों में कुल कितने वंशों ने राज किए? 5 वंशों ने। 5 वंश कौन से हैं? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये 5 वर्ष। ठीक है, 5 में से देखो, गुलाम वंश ने शासन किया 84 वर्ष, खिलजी वंश ने शासन किया 30 वर्ष, तुगलक वंश ने शासन किया 94 वर्ष, सैयद वंश ने शासन किया 37 वर्ष, लोदी वंश ने शासन किया 75 वर्ष। टोटल वर्ष कितने हो गए? 320। अब देखो, इनमें से सबसे कम शासन किसने किया? 30 वर्ष शासन किया है, ये न्यूनतम है। कौन सा वंश है? खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा वंश है? 94 वर्ष। ये अधिकतम है। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये दो ध्यान में रखना। सल्तनत काल में सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? खिलजी वंश। सबसे अधिक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। तो 1526 तक तो हो गया है सल्तनत काल। आगे देखो, 1526 से लेकर के 1757 तक का जो काल है इसे कहते हैं मुगल काल। इसका नाम क्या है? मुगल काल। और मुगल काल के प्रमुख शासन कौन कौन से हैं? बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद में मुगल काल पूरी तरीके से बिखर गया था, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये 1707 के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी औरंगजेब की, ये ध्यान में रखना। इनकी मृत्यु के बाद के अंदर जो है वो मुगल काल पूरी तरीके से बिखर गया है। और बिखरने के बाद के अंदर जिस शासक के अंदर दम था उसने शासन किया, अन्य छोटी मोटी ताकतें वो हावी हो गई है। ठीक है, साम्राज्य पूरा बिखर चुका है, छोटे छोटे सामंत जो है वो प्रभावी हो गए, उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली है। उसके बाद वो अंग्रेजों को वगैरह उनका भी जो आना जाना लगा रहता था वो भी बहुत ज्यादा हावी हो गए। तो ये था ना मोटा मोटी बंडा। अब इनके छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी के अंदर करोगे, बड़ा क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। धन्यवाद।